हेलो फ्रेंड्स, लॉ स्टूडेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 24 में है, जो सह अपराधी यानी जो को एक्यूज्ड है उसके कन्फेशन के बारे में बात करती है। हमने कन्फेशन के बारे में अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ा। आप सभी जानते हैं कि कन्फेशन क्या होता है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देना उचित समझता हूँ। कन्फेशन या संस्वीकृति उस कथन को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो किसी अपराध का मुलजिम है और उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और वह उस अपराध का किया जाना स्वीकार करता है, जिसको हम कहते हैं इकबाले जुर्म स्वीकार करना, कबूल करना। अब सामान्य नियम तो यह है कि जो कन्फेशन है, संस्वीकृति है, वह अभियुक्त के विरुद्ध रेलेवेंट होती है और उसके विरुद्ध उसको साक्ष्य में लिया जा सकता है और किसी मुलजिम के इकबाले जुर्म यानी कन्फेशन के आधार पर उसको सजा भी दी जा सकती है। लेकिन क्या किसी मुलजिम के कन्फेशन के आधार पर किसी दूसरे मुलजिम को भी सजा दी जा सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति द्वारा, एक अपराधी द्वारा जो अपराध की स्वीकृति की गई है, कन्फेशन किया गया है, उस कन्फेशन को दूसरे अपराधी के विरुद्ध भी साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है क्या? इन्हीं प्रश्नों का जवाब धारा 30 देती है। धारा 30 इस नियम का अपवाद है कि अपराधी की संस्वीकृति को किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 ओल्ड एविडेंस एक्ट और सेक्शन 24 न्यू एविडेंस एक्ट। तो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 24 या पुरानी एविडेंस एक्ट की धारा 30 को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि साबित संस्वीकृति जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती है, विचार में लेना। पुरानी धारा और नए एक्ट की धारा में कोई विशेष चेंज नहीं है, मात्र एक स्पष्टीकरण का अंतर है। नया स्पष्टीकरण 2 इसमें जोड़ा गया है, बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सह अपराधी क्या होता है। इस धारा के पर्पज के लिए सह अपराधी वह व्यक्ति है जिसने उस अपराध को करने में संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के साथ भाग लिया है, यानी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उसने अपराध किया है। उनका एक साथ विचारण किया जा रहा है। जब उनका एक साथ विचारण किया जा रहा हो तो ऐसे कन्फेशन को जो उस मुलजिम को प्रभावित कर रहा है, यानी वो मुलजिम अपना भी दोष बता रहा है जो कन्फेशन कर रहा है, और बता रहा है कि उस दूसरे व्यक्ति ने भी मेरे साथ मिलकर अपराध किया है, तब ऐसे कन्फेशन को न्यायालय में अगर साबित किया जाता है तब न्यायालय ऐसे कन्फेशन को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। तो इस सेक्शन से जो निकलकर जो बात सामने आती है वह क्या है? सबसे पहली बात, संस्वीकृति कैसी होनी चाहिए? साबित, उसको प्रूव किया जाना चाहिए। अगर संस्वीकृति को ही प्रूव नहीं किया गया है न्यायालय के सामने तो फिर ऐसे कन्फेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी बात, दोनों अपराधियों की जॉइंट ट्रायल होनी चाहिए, यानी उन पर एक ही अपराध का आरोप है और उनका संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा है। तीसरी चीज, वह कन्फेशन इस प्रकृति का है कि वह कन्फेशन करने वाला व्यक्ति अपना दोष तो बता ही रहा है, साथ में अन्य दूसरे व्यक्ति को
जिसका ट्रायल उसके साथ चल रहा है वह भी उस अपराध में मुलजिम है, उसका भी दोष बता रहा है। यानी वो संस्कृति उसको ही प्रभावित करती है और दूसरे मुलजिम को ही प्रभावित करती है। तब न्यायालय ऐसी संस्कृति को विचार में ले सकेगा। अब इसका जो स्पष्टीकरण एक है, जो पुराने एविडेंस एक्ट में भी था और नए में भी है, वो यह है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध को करने का अटेम्प्ट और उस अपराध को करने का दुष्प्रेरण भी आता है। यानी प्रयत्न और दुष्प्रेरण करने वाले अपराधियों को भी इस धारा के तहत सजा दी जा सकती है। दूसरा नया जो स्पष्टीकरण इसमें जोड़ा गया है वह यह है कि ऐसा व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी है, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, जिसकी धारा 82 के CRPC के तहत उद्घोषणा निकाली गई है, या वर्तमान जो हमारा BNSS जो है उसकी धारा 84 के तहत उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन यानी उद्घोषणा निकाली गई है और वह व्यक्ति एब्सकॉन्ड है, फरार है, भगोड़ा है, तो उस व्यक्ति को भी जो विचारण है इस धारा के तहत जॉइंट ट्रायल में माना जाएगा और संयुक्त विचारण समझा जाएगा, भले ही वो फरार है। यानी इस अपराधी के द्वारा जो कन्फेशन किया जा रहा है उस कन्फेशन को फरार व्यक्ति के विरुद्ध भी विचार में न्यायालय ले सकेगा यदि उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है। अब हम इस सेक्शन की बुक्स में भी देख लेते हैं जो एक्ट है हमारा पुराना और नया। अभी तो मैंने अपनी मेमोरी के आधार पर आपको पढ़ाया। अब हम इस धारा का कंपैरिजन, धारा 30 इंडियन एविडेंस 1872 का कंपैरिजन वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 24 से करेंगे। तो जब हम इसकी हेडिंग देखते हैं तो वो कहती है साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। अब वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 24 को पढ़ते हैं कि हेडिंग को पढ़ते हैं तो वो भी यही कहती है कि साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। दोनों की हेडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंगल लाइन का डिफरेंस नहीं है। अब जब हम इसके अंदर पढ़ते हैं तो दोनों ही सेक्शन के सारे फैक्ट बिल्कुल सेम है, केवल स्पष्टीकरण 2 को छोड़कर। जो नया स्पष्टीकरण 2 वर्तमान धारा 24 में जोड़ा गया है वह पुरानी धारा 30 में नहीं था। क्या कह रहा है? जबकि एक से अधिक व्यक्ति, यानी सबसे पहली शर्त क्या है? एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक ही अपराधी है तो उस पर यह धारा लागू नहीं होती। एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक ही अपराध होना चाहिए, संयुक्त रूप से विचारित हैं, यानी उनकी जॉइंट ट्रायल चलनी चाहिए। अगर उनकी अलग अलग ट्रायल चल रही है तो ऐसे कन्फेशन पर न्यायालय विचार नहीं कर सकता। अब जब इनकी संयुक्त रूप से विचारण चल रहा है तो ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, यानी कोई एक अपराधी अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्कृति को साबित किया जाता है। यानी ऐसा कन्फेशन कर रहा है जो उस मुलजिम को तो फंसा ही रहा है, जो कन्फेशन कर रहा है, दूसरे को भी प्रभावित कर रहा है, दूसरा भी फंस रहा है उसमें। ऐसे कन्फेशन को साबित किया जाता है। यानी कन्फेशन कैसा होना चाहिए? कन्फेशन करने वाले पर भी इफेक्ट पड़ना चाहिए और दूसरे मुलजिम पर भी इफेक्ट पड़ना चाहिए जिसने उसके साथ उस अपराध में भाग लिया था। और ऐसे कन्फेशन को साबित किया जाता है, ऐसे कन्फेशन को प्रूव भी किया जाना चाहिए। तब न्यायालय ऐसे कन्फेशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा तथा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी उसको विचार में ले सकेगा। यानी इस धारा के मुख्य फैक्ट क्या निकल कर आए? नंबर 1, एक से अधिक अपराधी होने चाहिए। नंबर 2, उनकी जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, एक साथ विचारण होना चाहिए। तीसरी बात, एक ही अपराध के लिए विचारण होना चाहिए। चौथी बात, कन्फेशन को साबित किया जाना चाहिए। पांचवी बात, न्यायालय इसको विचार में ले सकेगा। अब हम देखते हैं
इसका स्पष्टीकरण एक जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्पष्टीकरण एक, दोनों ही अधिनियम जो नया वाला और पुराने में सेम है। इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रयोग उसे करने का प्रयत्न भी आता है। यानी ऑफेंस यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड द अवेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। यानी इसमें अवेटमेंट भी आता है और अटेम्प्ट भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। यानी उसी अपराध में ऐसे व्यक्ति का भी ट्रायल चल रहा है जिन्होंने अवेटमेंट किया है या जिन्होंने केवल अटेम्प्ट किया है, उनके विरुद्ध भी कन्फेशन को न्यायालय विचार में ले सकेगा। दूसरा स्पष्टीकरण जो नया जोड़ा गया है धारा 24 में, वो क्या कहता है, एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है जो बीएनएसएस की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है। उस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जाएगा। वर्तमान बीएनएसएस की धारा 84 और पुरानी सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जिसकी उद्घोषणा जारी की गई है, जो फरार घोषित कर दिया गया है, भगोड़ा है, उसका भी जॉइंट ट्रायल माना जाएगा और ऐसे कन्फेशन को उसके विरुद्ध विचार में लिया जा सकता है। अब हम इसके इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। इसका पहला इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि ए और बी को सी की हत्या के लिए जॉइंट ट्रायल किया जाता है। यानी ए और बी मुल्जिम हैं, उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है। अब यह प्रूफ किया जाता है कि ए ने कहा कि बी और मैंने सी की हत्या की। अब ये तो कन्फेशन कर रहा है कि बी और मैंने सी की हत्या की। अब न्यायालय बी के विरुद्ध भी इस कन्फेशन के प्रभाव पर विचार कर सकेगा क्योंकि इनकी जॉइंट ट्रायल चल रही है। अगला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सी की हत्या करने के लिए का विचारण हो रहा है। अब यहाँ क्या बात निकल के आ रही है, केवल का विचारण, जॉइंट ट्रायल नहीं चल रही है ना अभियुक्त की, का विचारण हो रहा है। अब यह दर्शित करने के लिए एविडेंस आई कोर्ट के सामने कि सी की हत्या ए और बी यानी का और खा द्वारा की गई थी, और यह कि खा ने कहा था कि का और मैंने गा की हत्या की। न्यायालय इस कथन को का के विरुद्ध विचार में नहीं ले सकता क्योंकि खा ने भले ही कन्फेशन किया है लेकिन खा का जॉइंट ट्रायल नहीं चल रहा है। तो क्या बात निकल के आई, सह अपराधी होने चाहिए, यानी एक से अधिक अपराधी होने चाहिए, जॉइंट ट्रायल होनी चाहिए, फिर उनमें से एक अपराधी के द्वारा कन्फेशन किया जाना चाहिए। वह कन्फेशन उसको तो प्रभावित कर ही रहा है, दूसरे मुलजिम को भी प्रभावित कर रहा है, और ऐसे कन्फेशन में प्रूव किया जाना चाहिए और फिर न्यायालय इसको विचार में ले सकेगा दूसरे मुलजिम के विरुद्ध। अब विचार में ले सकेगा जो शब्दावली है बहुत महत्वपूर्ण है। विचार में ले सकेगा मतलब कोर्ट बाउंड नहीं है उस कन्फेशन से, जरूरी नहीं है कोर्ट उस कन्फेशन पर कार्रवाई करे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब यह निकल कर आता है कि कोर्ट ने उस कन्फेशन के आधार पर कार्रवाई की है तो भी वो गलत नहीं है, और नहीं की है तो भी वो कार्रवाई गलत नहीं है। अब इस धारा से संबंधित जो सेक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। 114 पुराने एविडेंस एक्ट का दृष्टांत भी जो कहता है कैसे अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती, और धारा 133 सह अपराधी के बारे में बताया गया है। उन दोनों सेक्शंस को अगले लेक्चर में विचार करेंगे। अब इस सेक्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण केस लॉज हैं उनको हम समझ लेते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ जो है वह मध्य प्रदेश का ही केस लॉ है, कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का जो मामला है AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें एक LP तिवारी नामक फूड ऑफिसर थे जिन्होंने कश्मीरा सिंह जो कि एक फूड ऑफिसर इंस्पेक्टर था उसको चावल पर पॉलिश करवाते हुए पकड़ लिया था और उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। कश्मीरा सिंह ने
मिस्टर एलपी तिवारी को यह धमकी दी थी कि वह उसे देख लेगा और उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ दिनों के बाद जो एलपी तिवारी जी का जो बच्चा था रमेश, वह घर से गायब हो गया। उसकी बॉडी एक कुएं में मिली और इस अपराध के लिए कश्मीरा सिंह, गुरबचन, गुरदयाल और प्रीतपाल का जॉइंट ट्रायल किया गया। दौराने ट्रायल जो अपराधी था गुरबचन, उसने अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लिया और कश्मीरा सिंह और उसके जो सह अभियुक्त था जिसने कन्फेशन किया था गुरबचन, इनको फांसी की सजा दी गई। डेथ पनिशमेंट इन लोगों को दिया गया। अब जो गुरबचन था, इसने चूंकि अपील नहीं की इसलिए इसको फांसी की सजा दी गई, लेकिन कश्मीरा सिंह जो था वह सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरा सिंह की फांसी की सजा को अपास करके उसको 302 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया और उसको केवल 201 में 7 साल की सजा दी गई साक्ष्य छुपाने के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह सिद्धांत पारित किया कि जो को एक्यूज्ड है उसके एकमात्र कन्फेशन के आधार पर ही हम दूसरे एक्यूज्ड को सजा नहीं दे सकते जब तक कि उस कन्फेशन का कोरोबोरेशन अन्य साक्ष्य से ना हो जाए। कहने का तात्पर्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जो सिद्धांत पारित किया वो यह है कि सह अपराधी की असंपुष्ट परसाक्ष्य के आधार पर सह अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अर्थात उसके कन्फेशन को अन्य साक्ष्य से कोरोबोरेट करा लेना चाहिए। यानी उस मामले में अन्य एविडेंस भी ऐसी मौजूद है जिसके आधार पर दूसरे मुलजिम का दोष साबित होता है, तो उस कोरोबोरेशन से कोरिलेट करते हुए उस अपराधी को सजा दी जा सकती है। मात्र कन्फेशन के आधार पर सजा दिया जाना असुरक्षित होगा। तो इससे क्या सिद्धांत निकल कर आया कि कन्फेशन जो है वह एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इसका कोरोबोरेशन करा लेना चाहिए। इसी प्रकार हरचरण कर्मी का मामला ही बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि भाई जो कन्फेशन है वो एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और उस पर तब तक कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए तब तक उसका अन्य साक्ष्य से कोरोबोरेशन नहीं करा लिया जाए। भवनी साहू वर्सेस किंग AIR 1949 का मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि सह अपराधी का जो कन्फेशन है वो एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। वो स्वयं अपराधी है तो उस पर विश्वास करना असुरक्षित है। हो सकता है वो अपने न्यायालय कड़े दंड से बचने के लिए सरकारी गवाह बनना चाह रहा हो और दूसरे मुलजिम को फंसा दे, तो ये कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है। इसको धारा 3 जो एविडेंस एक्ट में जो साक्ष्य की जो परिभाषा दी गई है उस साक्ष्य के अधीन नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए क्योंकि उस कन्फेशन का क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता नहीं। तो सह अपराधी की जो कन्फेशन है वह केवल एक अतिरिक्त साक्ष्य है और उसको अन्य साक्ष्य के साथ तराजू में रखकर तौल लेना चाहिए कि अन्य साक्ष्य से उसका कोरोबोरेशन हो रहा है कि नहीं। यदि कोरोबोरेशन हो रहा है, संपुष्टि हो रही है, तो उसको सजा दी जानी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। इसमें कश्मीरा सिंह, हरिचरण कुर्मी, इन मामलों को आप जरूर देखिए। भवनी साहू वर्सेस किंग वाला मामला आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये सेक्शन 30 के संबंध में। इसके अलावा नाथू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है जो AIR 1956 में है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि भैया सहयुक्त का जो कन्फेशन है उसकी अन्य साक्ष्य से संपुष्टि कर लेना चाहिए। उसे धारा 3 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता कन्फेशन की साक्ष्य को। साथियों, ज्ञान अतः है,
जितना डूबते जाओगे उतना ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप लोग अध्ययन कीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के काम आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा लेक्चर आपको अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।